हेलो फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर में मैं एक ऐसे ड्रग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका आईसीयू सेटअप में या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुतायत यूज होता है। अगर आप आईसीयू या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो इस ड्रग के बारे में आपने पक्का सुना होगा। दिमाग में ये भी आया होगा कि इस ड्रग का उपयोग कहाँ किया जाता है और इस ड्रग को अगर हम दे रहे हैं तो किस तरीके से उसको बनाया जा रहा है, उसका डाइल्यूशन किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है और कैसे इसको इन्फ्यूजन पंप में सेट करके दिया जा रहा है, कितने एमएल पर आवर पे दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस ड्रग के मास्टर हो जाएंगे कि किस तरीके से हमको देना है, वो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करवाने की कोशिश स्टार्ट की है। ठीक, तो इसमें डोपामीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और आई होप कि ये लेक्चर समाप्त होते होते आप इन क्वेश्चंस को अपने आप ही कर लेंगे। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है कि एक 60 साल का मेल पेशेंट है जो कि सेप्टिक शॉक में है। ठीक, और आईसीयू में, आपके आईसीयू में एडमिट हुआ है। अब आपने मॉनिटर में देखा कि पेशेंट हाइपोटेंसिव है, हाइपोटेंशन में है, यानी उसका बीपी कम हो गया है। कितना बीपी है? 80/50 mmHg। ठीक, और उसका यूरिन आउटपुट भी लो है। तो कितना लो है? 20 ml/h। तो हमने डोपामीन ड्रग का इन्फ्यूजन स्टार्ट किया। क्यों इस सिचुएशन में हमने डोपामीन लिया है ये भी आप आगे चल करके समझ जाएंगे। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि हम किस डोज में, किस डोज रेंज में हम डोपामीन को इस पेशेंट में चलाएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक 70 साल का बुजुर्ग इंसान है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपके आता है। उसको डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सर हल्का हल्का फील हो रहा है। ठीक, आपने ईसीजी करवाया, आपने बीपी मॉनिटर किया, तो ईसीजी में ब्रेडिकार्डिया शो हो रहा है। ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट लो है। कितना लो है? 38 बीट पर मिनट। ठीक, और ब्लड प्रेशर उसका 70/54 है, 70/54 है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि ब्रेडिकार्डिया अगर है, अगर ब्रेडिकार्डिया है तो फर्स्ट चॉइस हमारी होती है एट्रोपिन। एट्रोपिन भी आपने सुना होगा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते वक्त। तो हमने एट्रोपिन दिया उसको, लेकिन एट्रोपिन की डोज देने के बाद भी हमने फर्स्ट डोज दिया, सेकंड डोज दिया। हाँ, एट्रोपिन का कितना डोज दिया जाता है अगर आपको मालूम होगा तो 0.5 mg। ठीक, ठीक, 0.5 mg हर 3 से 5 मिनट पर दे सकते हैं। 3 to 5 मिनट, एवरी 3 to 5 मिनट। ठीक, मैक्सिमम डोज एट्रोपिन का कितना होता है? लगभग 3 mg, यानी कि हम मैक्सिमम डोज एट्रोपिन का 3 mg तक दे सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर एट्रोपिन की मैक्सिमम डोज देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया कि आपने एट्रोपिन दिया लेकिन उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब कि उसका जो ब्रेडिकार्डिया है वो मेंटेन है, उसके ब्रेडिकार्डिया में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, उसका हार्ट रेट नहीं बढ़ा। आपने एट्रोपिन की फर्स्ट डोज दी, 3 मिनट तक इंतजार किए, सेकेंड डोज दी। ठीक, दोनों डोज देने के बाद भी हार्ट रेट में कोई भी सुधार नहीं हुआ। तो कौन सा ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल स्टेप? या यहाँ पर ऑप्शन देने चाहिए थे, अभी मैं ऑप्शन आपको लिखवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है
एट्रोपिन देने के बाद भी एट्रोपिन देने के बाद भी अगर ब्रेडिकार्डिया बनी हुई है, ठीक, तो हम कौन सी ड्रग्स का चुनाव करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को लास्ट आते आते आप खुद ही सॉल्व करके जाएंगे। ठीक, अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम जिस ड्रग के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस ड्रग का नाम है डोपामीन। एक्चुअल में जो डोपामीन है वो एंडोजीनस कैटेकोलामीन्स है। कैटेकोलामीन्स क्या होते हैं? कैटेकोलामीन्स न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब सबसे हार्ड शब्द ये था कैटेकोलामीन, अब आपने बता दिया न्यूरोट्रांसमीटर। तो दोनों सेम है, बस आपको समझने की फेर है। ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि जो इम्पल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो न्यूरॉन्स के थ्रू प्रोपगेट हो रहे हैं, ठीक, उनके प्रोपगेशन में एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी रोल प्ले करता है। भाई ये सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है इस न्यूरॉन से निकल करके दूसरे न्यूरॉन्स में जाएंगे और फिर ये आगे बढ़ेंगे अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक, तो इन इम्पल्सेस को आगे बढ़ाने के लिए, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पर जाने के लिए, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पर जाने के लिए इन न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है। ठीक, और ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी रोल प्ले करते हैं कि अगर इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन्स पर नहीं जाने देना है तब भी ये न्यूरोट्रांसमीटर काम आएंगे, और अगर आगे बढ़ाना है तब भी ये काम आएंगे। तो होता क्या है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्सिस होते हैं। साइनेप्सिस यानी कि दो न्यूरॉन्स का जंक्शन। तो यहां पर ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक, ये एक्सॉन टर्मिनल है। इस एक्सॉन टर्मिनल को आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से पूंछ जैसा निकला हुआ है और यहाँ पर एक बल्ब जैसी संरचना है। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर मैं ब्रॉड बना के दिखा दे रहा हूँ, ये एक्सॉन टर्मिनल है और यहाँ पर ये एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक नॉब। हालांकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं इसको समझाने बैठूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप ग्लिम्स ले लीजिए। प्री साइनेप्टिक नॉब। ठीक, और ये जो सेकंड न्यूरॉन है इसका जो डेंड्राइड है, ठीक, आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा और नहीं पता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उस डेंड्राइड का ये रहा पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। ठीक, ये है पोस्ट साइनेप्टिक साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। और इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब ये जो प्री साइनेप्टिक नॉब है इसमें मौजूद होते हैं साइनेप्टिक वेसाइकल्स। इन्हीं वेसाइकल्स के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं। ठीक, भरे हुए होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस साइनेप्टिक नॉब के पास पहुंचता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो रिलीज हुए हैं तो यहां पर मौजूद होता है इनके रिसेप्टर। इन्हीं रिसेप्टर पर ये बाइंड कर जाते हैं और यहाँ पर चैनल्स, इन रिसेप्टर्स के साथ चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं और इन्हीं चैनल्स के माध्यम से पॉजिटिव आयंस जैसे कि सोडियम या कैल्शियम इस सेकेंड न्यूरॉन के
पोस्ट साइनेप्टिक नॉब के अंदर घुसते हैं और आगे इम्पल्स प्रोपगेट होती है। समझ रहे हैं? तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक, ये न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में आपने पढ़ा होगा कि एस्टाइल कोलिन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, एटसेट्रा। ठीक, तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर, जब ये कैटेकोलामीन्स जो हैं, इसको एक्सोजीनसली ड्रग्स के फॉर्म में दिया जाता है, दवा के फॉर्म में दिया जाता है, तब क्या होता है, तब ये डिफरेंट रिसेप्टर्स पर बाइंड करके, तब ये डिफरेंट रिसेप्टर पर बाइंड करके अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और ये जो डोपामीन है, इसके साथ एक अलग खेल है कि ये डिफरेंट डोज मैनर में, यानी कि डिफरेंट डोज पे डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करता है। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि किस तरीके से डिफरेंट डोज पर ये डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक, अभी आपने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, हालांकि आपको इन सब चीज की आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। आपको डोज की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे डोज कैलकुलेट करना है और किस तरीके से देना है। आगे ये चीज़ें आप समझ जाएंगे। नाउ हम रिसेप्टर पर बात कर लें कि कौन कौन से रिसेप्टर पर ये डोपामीन एक्ट करता है। ठीक, तो डोपामीन मेनली 3 रिसेप्टर पर काम करके अपना एक्शन परफॉर्म करता है। पहला है डोपामीन टाइप 1 रिसेप्टर, दूसरा है बीटा 1 रिसेप्टर और तीसरा है अल्फा 1 रिसेप्टर। जो डोपामीन 1 रिसेप्टर है, ये एफरेंट आर्टीरियोल में पाया जाता है, और भी कई जगह पाया जाता है, लेकिन मेनली एक्शन इनका यहीं पर होता है। बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में पाया जाता है और अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। तो करते क्या है इन रिसेप्टर्स पर एक्ट करके, जैसे मैं यहाँ पर एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये रहा बोमैन्स कैप्सूल। ठीक, यहाँ पर आपका एफरेंट आर्टीरियोल आ रहा है। ठीक, एफरेंट आर्टीरियोल आ रहा है और इफरेंट आर्टीरियोल यहाँ से निकल रहा है। यहाँ पर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होते हैं, टफ्ट मतलब गुच्छे। ठीक, तो एफरेंट आर्टीरियोल पर, एफरेंट आर्टीरियोल पर ये डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, इन रिसेप्टर्स पर डोपामीन आकर के बाइंड हो जाता है और बाइंड करके क्या कराता है, वैसो डायलेशन करा देता है। वैसो डायलेशन करा देता है। वैसो डायलेशन कराने से क्या होगा कि किडनी में ब्लड का फ्लो, ब्लड का फ्लो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और जो यूरिन आउटपुट कम हो रही थी, वो यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन था इसमें कि ब्लड प्रेशर कम है, और ब्लड प्रेशर कम होने के साथ साथ क्या है कि यूरिन आउटपुट भी कम है और हमको डोपामीन इन्फ्यूजन करना है। ठीक, तो क्या डोज होगी, तो डोपामीन इन्फ्यूजन क्यों करना है, ये आपको वहां से समझ में आ जाएगा कैसे ये काम करेगा डोपामीन इन्फ्यूजन। ठीक, डोपामीन जाकर के D1 रिसेप्टर पर एक्ट करेगा और वैसोडाइलेशन करा देगा, जिससे ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा और इंक्रीज होने से यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज होगा। अब बीटा 1 रिसेप्टर जो है, ये किस पे एक्ट करता है, बीटा 1 रिसेप्टर ये रहा हार्ट। ठीक, ये रहा हार्ट। इस हार्ट में एसए नोड और एवी नोड होते हैं।
जिनसे हार्ट में खुद का इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, हार्ट में खुद जो है इम्पल्सेस जनरेट होती हैं बाई एसए नोड। तो इन एसए नोड में पाए जाते हैं क्या, बीटा वन रिसेप्टर। तो डोपामीन बीटा वन रिसेप्टर से बाइंड करके हार्ट रेट को इंक्रीज करती है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को टिलिटी को इंक्रीज करती है, जिससे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ तो बीपी मेंटेन हो जाएगा। नाउ अल्फा वन रिसेप्टर, जो अल्फा वन रिसेप्टर है ये पाया जाता है कहाँ पर, ब्लड वेसल में, ये पाया जाता है ब्लड वेसल में। तो इन अल्फा वन रिसेप्टर पर ये बाइंड करके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती हैं। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जब पाइप जो है, जैसे जो पानी की पाइप होती है, इसको आप दबा देंगे, इसके डायमीटर को घटा देंगे तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा फोर्स के साथ दूर तक जाएगा। ठीक, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। लेकिन ये जो तीनों फंक्शन है वो डोज डिपेंडेंट होते हैं, ये तीनों फंक्शन डोज डिपेंडेंट ये तीनों फंक्शन ऑल थ्री functions are dose dependent डिपेंडेंट। डोज डिपेंडेंट कैसे हैं, अगर हमको यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कराना है तो इसका डोपामीन का लो डोज हम यूज करते हैं, डोपामीन का लो डोज यूज करते हैं। तो डोज ऑफ डोपामीन, तो पहला है लो डोज, दूसरा है मॉडरेट डोज, मॉडरेट डोज। इस डोज पर, मॉडरेट डोज पर ये बीटा वन रिसेप्टर को पर काम करेगा। ठीक, अब थर्ड जो डोज है वो है हाई डोज। हाई डोज में ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। अब इनकी डोज आप याद कर लीजिएगा, लगभग 0.5 से, लो डोज कब काम करेगा, 0.5 से लेकर के 3 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। डोपामीन का की डोज का मास्टर होने के लिए ये तीनों डोज आपको याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉडरेट डोज लगभग 3 टू 5 माइक्रोग्राम से लेकर के 10 माइक्रोग्राम तक, 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, इतने पे ये बीटा वन रिसेप्टर पर एक्ट करेगा। और हाई डोज क्या है, हाई डोज इसकी है लगभग 10 टू 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। इससे ज़्यादा डोज, 20 माइक्रोग्राम से ज़्यादा डोज हमको डोपामीन का नहीं यूज करना है। अब कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन में हम डोपामीन को यूज करेंगे। पहला है कार्डियोजेनिक शॉक में, कार्डियोजेनिक शॉक में। दूसरा सेप्टिक शॉक में, सेप्टिक शॉक में।
लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो सेप्टिक शॉक में है, फर्स्ट चॉइस जो ड्रग की होती है, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस वो नॉरेड होता है, नॉर एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। ठीक। और जो सेकंड चॉइस होता है, जो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस होता है, वो होता है डोपामीन। तो सेप्टिक शॉक के केस में हम तुरंत डोपामीन यूज नहीं करते, हम पहले नॉरेड का यूज करते हैं, उसके बाद अगर उससे रिस्पॉन्स नहीं आता है तब हम डोपामीन का यूज करते हैं। और थर्ड है रिफ्रैक्टरी टू एट्रोपिन, मतलब व्हेन ब्रेडिकार्डिया, व्हेन ब्रेडी सॉरी व्हेन ब्रेडिकार्डिया not respond to not respond to atropine, not respond to atropine। ये चीज आप पूरी तरीके से याद कर लीजिए कि डोज जो है, डोज किस तरीके से काम करेगी, तभी आप इसका डोज कैलकुलेशन कर पाएंगे। नाउ अब हम इसका इन्फ्यूजन कैसे तैयार करेंगे। हमेशा आपको जब भी डोपामीन को देना है तो इन्फ्यूजन पंप के माध्यम से दें। डोपामीन को देना है तो इन्फ्यूजन पंप के माध्यम से, इन्फ्यूजन पंप के माध्यम से हमको डोपामीन देना है। ठीक। अब जो इन्फ्यूजन पंप है उसके लिए हमको कैसे डाइल्यूशन तैयार करना है, हाउ हाउ वी प्रिपेयर हाउ वी प्रिपेयर डाइल्यूशन डाइल्यूशन ऑफ डोपामीन, कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो, डोपामीन को का डाइल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमको हम कोई इन दोनों में से एक फ्लूइड ले सकते हैं। जिस फ्लूइड की आवश्यकता होगी उसमें या तो 5% डेक्सट्रोज D5 या NS नॉर्मल सैलाइन 0.9% बोला। ठीक। हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ठीक। अब करेंगे क्या, हम 50 ml की एक सिरिंज लेंगे। ठीक। हम 50 ml की एक सिरिंज लेंगे। यहाँ पर ये हेडिंग है कि हाउ वी प्रिपेयर डाइल्यूशन ऑफ डोपामीन। ठीक। हम 50 ml की एक सिरिंज ले रहे हैं और इस सिरिंज में ये रहा इसका, ठीक है, ये प्लंजर है इसका। इस सिरिंज में इस सिरिंज में हम 45 ml 45 ml या तो NS या D5 लेते हैं। ठीक। अब जो डोपामीन का एम्पूल आता है, यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए बगल में कि डोपामीन का जो एम्पूल आता है वो 5 ml का 5 ml का एम्पूल होता है, 5 ml का एम्पूल होता है। अब इस 5 ml के एम्पूल में जो डोपामीन होता है वो होता है 200 mg। ठीक। अब हम करेंगे क्या, इस 45 ml NS में नाउ हम ऐड करेंगे 5 ml ऑफ डोपामीन।
ठीक, डोपामीन को अगर शॉर्ट में लिखना है डीए लिखा जाता है, ठीक है, डोपामीन, या इसी को हम कह सकते हैं वन एम्पुल, वन एम्पुल ऑफ डोपामीन। नाउ अब जो कंसंट्रेशन तैयार हो रहा है मेरे पास वो है 50 ml, 50 ml कंटेन कंटेन कितना mg डोपामीन, 200 mg डोपामीन। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि हमने 45 ml NS या D5 लिया और उसमें एक एम्पुल डोपामीन को मिला लिया, ठीक। अब हमारे पास जो कंसंट्रेशन तैयार हुआ है वो है 50 ml, जो कि जिसमें 50 ml दवा तैयार हुई है जिसमें 200 mg डोपामीन है, ठीक। अब हमको करना क्या है, अब यानी कि 50 ml जो दवा है, ठीक, 50 ml फ्लूइड जो हमने प्रिपेयर किया इसमें 200 mg डोपामीन है, ठीक। नाउ 1 ml में कितना होगा, 1 ml में 200 mg बटे 50, तो कितना हुआ, लगभग 1 ml में, इस जीरो से ये जीरो चला गया, 5 चौक 20, 1 ml में 4 mg डोपामीन होता है, डोपामीन है, ठीक। अब चूंकि हमको जो दवा का डोज मैंने बताया है, जो दवा का डोज डिसाइड हुआ है वो माइक्रोग्राम में है, माइक्रोग्राम में है, ठीक। तो हम mg को कन्वर्ट करेंगे, mg को कन्वर्ट करेंगे किसमें, माइक्रोग्राम में। 1 mg इज इक्वल टू होता है 1000 माइक्रोग्राम। तो इस हिसाब से एक ml में, एक ml में लगभग 4000 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम डोपामीन है। अब मान लो, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मान लो कोई पेशेंट है, एक एग्जांपल लो, डोज याद होनी चाहिए कि लो डोज पे कितना हमको देना है, मॉडरेट डोज पे कितना देना है और हाई डोज पे कितना देना है। अब एक एग्जांपल है कि 60 केजी का एक व्यक्ति है, 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति है और हमको उसमें डोपामीन का डोपामीन का इन्फ्यूजन करना है, इन्फ्यूजन करना है। तो डोपामीन का डोज क्या होगा, डोपामीन का डोज क्या होगा, तो हमने बताया कि जैसे मान लो वो पेशेंट में क्या हुआ कि एट्रोपिन हमने दिया, ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट था, एट्रोपिन हमने दिया, मतलब उस पेशेंट में क्या था, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट लगभग 38 बीट पर मिनट था। हमने एट्रोपिन दिया, पेशेंट को एट्रोपिन दिया, बट वो एट्रोपिन देने पर कोई भी रिस्पांस नहीं आया, नो रिस्पांस। हमने तुरंत कहा कि डोपामीन का इन्फ्यूजन तैयार करो, डोपामीन का डोपा डोपामीन का इन्फ्यूजन इन्फ्यूजन तैयार करो। आपने सब कुछ बना लिया कि हाँ डाइल्यूशन भी क्रिएट कर लिया। अब हमको इस व्यक्ति को जो 60 किलो का है, हमको इसको कैलकुलेट करना है कितने ml पर आवर पे हमको देना है, इन्फ्यूजन पंप में कितने ml पर आवर पर हमको देना है, कितनी डोज उसकी देनी है। तो अब हम कैलकुलेशन चालू करेंगे
ब्रेडिकार्डिया के केस में मैंने बताया था कि बीटा वन रिसेप्टर पर जो डोज हमको रिक्वायर है वो डोज क्या है, 5 to 10 माइक्रोग्राम, 5 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट हमको देना है। ठीक, इतना डोज पहुंचना चाहिए। अब मेरे पास जो व्यक्ति है वो 60 किलो का है, तो मान लो इनिशियल डोज हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, 5 से स्टार्ट किया तो 5 माइक्रोग्राम मैंने लिया। पेशेंट का वेट कितना था, 60 kg। और हमको ये चूंकि आवर में हमको कैलकुलेट करना है, तो मिनट को जब हम आवर में करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करना रहेगा। अब मेरे पास कैलकुलेशन आया जो कैलकुलेशन आया तो 5 5 6 30, 300 ये हुआ इंटू 60 माइक्रोग्राम पर आवर। ठीक, तो 6 12 6 18, तो 18,000 माइक्रोग्राम पर आवर 1 घंटे में इस पेशेंट को चढ़ना चाहिए दवा। अब इसको अगर हम जो 18,000 माइक्रोग्राम है, 18,000 माइक्रोग्राम पर आवर जो हम डोज कैलकुलेट किए हैं, अब इसको हमको ml पर आवर में कैलकुलेट करना है। तो पीछे पीछे मैंने बताया था कि 1 ml में 4,000 माइक्रोग्राम डोपामीन हमने बनाया है। डाइल्यूशन जो बनाया है उसमें 1 ml में जो डाइल्यूशन हमारे पास है, जो डाइल्यूशन हमारे पास है, ये डोज है जो डोज हमने कैलकुलेट किया है। डाइल्यूशन हमारे पास है वो 4,000 माइक्रोग्राम पर ml है। तो हमको इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो कितना आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो लगभग 4.5 ml पर आवर से हम इन्फ्यूजन पंप में सेट कर देंगे। ठीक, तो ये रहा डोज कैलकुलेशन। नाउ यहाँ पर आपने डोज को समझ लिया कि डोपामीन का डोज हमें कैसे देना है। ठीक, अब हम पुराने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में पूछे थे। अब आप आराम से इसको समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को और बता भी सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि एक 60 साल का मेल पेशेंट है जिसको सेप्टिक शॉक है और वो आईसीयू में आपके एडमिट है। उसमें क्या क्या है, हाइपोटेंशन है और यूरिन आउटपुट लो है 20 ml पर आवर। हमको डोपामीन इन्फ्यूजन करना है, तो कितना डोज रेंज रिक्वायर होगा डोपामीन का। तो मैंने बताया था कि जो डोपामीन का डोज है, जो डोपामीन का डोज है एक सेकंड, जो डोपामीन का डोज है वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती है। तो जैसे मैंने बताया था कि D1 रिसेप्टर पर जब काम करना होगा तो लगभग 0.5 to 3 माइक्रोग्राम, 0.5 to 3 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट देना रहेगा। तो हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं 0.5 से, लेकिन हम यहाँ पे 1 माइक्रोग्राम लेके चलते हैं। ठीक, 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से। तो 60 किलो का व्यक्ति है, तो 1 माइक्रोग्राम गुणे केजी में 60 किलो, और मिनट को चूंकि आवर में हमको कन्वर्ट करना रहेगा तो 60 से हम
मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर माइक्रोग्राम पर आवर हो गया। ठीक, इतना हमको डोज देना रहेगा। तो ये लगभग आएगा 3600 माइक्रोग्राम पर आवर। चूंकि हमने जो डाइल्यूशन बताया है, वो डाइल्यूशन हमने तैयार किया था 4000 माइक्रोग्राम इन 1 ml। तो हमको इस माइक्रोग्राम को ml में कन्वर्ट करना रहेगा, तो 4000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, ये ये 10 और ये 9 टाइम्स जाएगा, तो लगभग 0.9 ml। ठीक, 0.9 ml पर आवर। इस हिसाब से हम इन्फ्यूजन पंप पर रेट फिक्स करके दे सकते हैं। ठीक, ये रहा इसका आंसर। फिर से डोपामीन का लो डोज हम इस्तेमाल करेंगे यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ बीपी को मेंटेन करने के लिए। तो लो डोज क्या होता है? 0.5 टू 3 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। यहाँ पर हम 1 माइक्रोग्राम लेके पहले चल रहे हैं। ठीक, तो मैंने डोज कैलकुलेट की, जो 1 माइक्रोग्राम यहाँ पर रखा, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, चूंकि 60 जो है इसका वेट है। ठीक, और और ये आवर में इसको कन्वर्ट करना था, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना 3600 माइक्रोग्राम पर आवर हमको देना रहेगा। फिर चूंकि हमने जो डाइल्यूशन क्रिएट किया था, जो डाइल्यूशन बनाया था, वो था 4000 माइक्रोग्राम इन 1 ml। तो इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए, चूंकि इन्फ्यूजन पंप जो रहता है उसमें आपको ml पर आवर में सेट करना रहता है। तो ml में हम कन्वर्ट करेंगे, 4000 से डिवाइड कर देंगे, लगभग 0.9 ml पर आवर इन्फ्यूजन पंप पर सेट करना रहेगा। अच्छा, एक और चीज कि अगर अगर ये इतने से बीपी मेंटेन ना हुआ, इतने से यूरिन आउटपुट ना मेंटेन हुआ, तो हम इसको टाइट्रेट कैसे करते हैं? तो जो टाइट्रेशन रहता है वो लगभग 0.5 ml टू 1 ml से हम घटा और बढ़ा सकते हैं पर आवरली। ठीक, पर आवरली डोज टाइट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ आगे हम लिख देते हैं। ठीक, डोज टाइट्रेशन, डोज टाइट्रेशन। तो डोज टाइट्रेशन कितने से करना है? 0.5 ml इन्फ्यूजन पंप पर आप इसको सेट कर सकते हैं टू 1 ml पर आवर, या और भी पहले आप देख के जो है आप डोज को सेट कर सकते हैं। इससे घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब इन ड्रग्स को हटाना रहता है तो डोज को टाइट्रेट करते हुए हमको हटाना रहता है। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था वो क्या था? सेकंड क्वेश्चन था कि एक 70 साल का मेल पेशेंट है, जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है, उसको चक्कर आ रहा है और फैटीग है। ठीक, ईसीजी देखने पर हमको साइनस ब्रैडीकार्डिया मिलता है। उसके पहले आप वाइटल्स लेंगे तो उसमें बीपी पल्स रेट वो घटी हुई आएगी, और जब हमने ईसीजी करवाया तो ब्रैडीकार्डिया जो है उसमें शो किया साइनस ब्रैडीकार्डिया, और हार्ट रेट जो है लगभग 38 बीट पर मिनट है, और ब्लड प्रेशर जो है 70/54 है। हमने आईवी एट्रोपिन दिया, देने पर कोई भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो कौन सा ड्रग हमको यूज करना है? नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल स्टेप कौन सा रहेगा? तो आपने अभी पढ़ा कि रिफ्रैक्टरी टू रिफ्रैक्टरी रिफ्रैक्टरी टू एट्रोपिन। ठीक, रिफ्रैक्टरी टू एट्रोपिन, यानी कि अगर एट्रोपिन से अगर एट्रोपिन से हार्ट रेट ना बढ़ रहा हो, अगर एट्रोपिन से हार्ट रेट ना बढ़ रहा हो, तब हम क्रोनोट्रॉपिक ड्रग
क्रोनोट्रॉपिक ड्रग डोपामीन की ओर जाएंगे, डोपामीन की ओर जाएंगे। और क्या डोज यूज करेंगे, हमने बताया था कि 3 to 10 माइक्रोग्राम, 3 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी, 3 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट वाला डोज यूज करेंगे, क्योंकि इस पर ये बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। ठीक, अब कई किताबों में ये 5 to 10 माइक्रोग्राम दिया गया होगा, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, या 5 to 10 माइक्रोग्राम पर मिनट। ठीक, डोज कैलकुलेट करना रहेगा तो डोज कैलकुलेट ही कर देंगे कि 70 किलो का एक व्यक्ति है। अब इसको आपको देना रहेगा, मान लो 5 से हम स्टार्ट करते हैं, 5 माइक्रोग्राम, 5 into 70 इंटू, चूंकि मिनट को हमको आवर में कन्वर्ट करना रहेगा तो 60, कितना होगा, 6 7 42, तो 4200 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये लगभग 500 5 जीरो 20 21, लगभग 21,000 माइक्रोग्राम, 21,000 माइक्रोग्राम, 21,000 माइक्रोग्राम पर आवर हमको इन्फ्यूजन पंप पर सेट करना रहेगा। लेकिन इन्फ्यूजन पंप पे हमको ml पर आवर पे सेट करना रहेगा, तो हम इसको जो डाइल्यूशन तैयार किए हैं 4000 से, क्योंकि 4000 पर ml है, यानी 1 ml में 4000 माइक्रोग्राम है, तो इसी से हम इसको वो करेंगे। ठीक, 4 5 20, लगभग 5.2 ml, 5.2 ml पर आवर से हम इसको स्टार्ट करेंगे इन इन्फ्यूजन पंप। ठीक, तो ये रहा डोज, हमने आपको सिखा दिया। अब ऐसे मैं कुछ क्वेश्चंस वैसे दे दूंगा आप करने के लिए, ठीक है, तो आप डोज बड़े आसानी से निकाल लेंगे। और अगर डोज ना समझ में आया हो तो बार बार आप जो है इसको जा करके देख सकते हैं वीडियो लेक्चर में। और अगर ऐसे ही और भी ड्रग्स की, इमरजेंसी ड्रग्स की डोज को लेकर के आप कंफ्यूजन हो, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जो इमरजेंसी ड्रग के बारे में आप जानना चाह रहे हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उसको मैं आराम से अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है।